प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी स्टडी में बिजी होंगे। तो आज फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है एस.सी. वर्मा के बुक का है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और एस.सी. वर्मा के चैप्टर नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर है, ये 11 है। इसको देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छी किताब है। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। एक रजिस्टिव सर्किट है, प्योर रजिस्टिव सर्किट है। इसमें हमने एक एसी वोल्टेज सोर्स दिया है जिसमें वैल्यू जो दी हुई है ई की, जो अप्लाइड वोल्टेज है 12 sin 250 पाई टी वोल्ट, वी फॉर वोल्ट। फाइंड द एनर्जी डेसिपेटेड एज हीट ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। ms मीन्स मिली सेकेंड है। तो आपको बेटा इसमें हीट एनर्जी निकालनी है, क्योंकि रजिस्टेंस में जो हीट होती है डिसिपेट होती है, वेस्ट होती है, दो इट कैन बी यूटिलाइज्ड इफ वी नीड इट। तो ठीक है, अब आज हम इसको देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे होगा। पहले हम सर्किट ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये सॉल्यूशन है। ये प्योर रजिस्टिव सर्किट है, प्योर रजिस्टिव सर्किट है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? ये इसकी जो वैल्यू दी, ये एसी सोर्स है और इसकी जो वैल्यू है ये है हमारी 12 sin 250 पाई इंटू टी है। ये रेजिस्टेंस जो आर है, इसकी जो वैल्यू है ये है हमारी 100 ओम। ये हमको दिया हुआ है। इसमें करंट सपोज कर लिए इस तरह से जा रही है। तो हमको निकालना है एनर्जी डेसिपेटेड एज हीट। एनर्जी डेसिपेटेड एज हीट, ये दिया ना, एनर्जी डेसिपेटेड एज हीट। कहां से निकालना है? t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 1.0 मिली सेकेंड, 1.0 मिली सेकेंड तक निकालना है। अब देखिए बेटा, अगर हमको कांस्टेंट वैल्यू दी हुई होती तो हम हीट का जो फार्मूला होता है, क्योंकि किसी रजिस्टर में जब करंट फ्लो होती है तो वो गर्म हो जाता है, उसमें हीट डेवलप होती है, जिसका फार्मूला होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी, वेयर I इज द करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर, R इज द रेजिस्टेंस एंड T इज द टाइम। लेकिन इसमें है जो वोल्टेज दी हुई है हमें वेरिएबल दी हुई है, यानी अल्टरनेटिंग करंट दी हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? मैथमेटिक्स में जो इंटीग्रेशन पढ़ा आपने उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मान लिया कि हमने जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है वो DH है। कितना है वो? DH है। तो DH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I स्क्वायर R इंटू डी टी फॉर स्मॉल टाइम। ये फार्मूला होता है। हालांकि इसका फार्मूला वही है, लेकिन चूंकि वेरिएबल है इसलिए इसमें ऐसा आ रहा है। अब देखिए बेटा, हमको जो है I नहीं पता है, V पता है। तो I को हम क्या करते हैं? V के टर्म में लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं I को V के टर्म में लिखने के लिए ये हो जाएगा I इज इक्वल टू होता है, ये होता है V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक R इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कितना? V स्क्वायर अपॉन R इंटू डी टी। स्क्वायर थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं ये, ताकि पता चले आपको ये। अब V हमारा क्या है? वेरिएबल है। इसलिए टोटल हीट डेवलप होगी, जो टोटल हीट डेवलप होगी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट विल बी इक्वल टू कितना होगी? H। और इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी DH फ्रॉम 0 टू H। इसको हम कह सकते हैं 0 से लेकर के, ये हमारी है ये T, टाइम जो है, टाइम मान लेते हैं, ठीक है, टाइम मान लेते हैं, कैपिटल T है, इट्स नॉट द टाइम पीरियड, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये हमारी है कितना? V स्क्वायर अपॉन R इंटू डी टी। ये फार्मूला हमारा हो गया है।
रेजिस्टेंस में जो हीट डेवलप हुई है, करंट के फॉर्म में था, इसको हमने करंट को वोल्टेज के फॉर्म में लिखे क्योंकि हमें करंट नहीं पता है। तो करंट हालांकि पता कर सकते हैं क्योंकि वोल्टेज और रेजिस्टेंस सब पता है, तो उसको रहने दीजिए। तो इसको ठीक इसी तरह रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है और आसानी हो जाएगी आपको करने में। करंट से भी पता कर सकते हैं, अभी इसको भी देख लेते हैं हम ये। तो देखिए अब इतना हमको पता चल गया है। तो अब देखिए बेटा, जब इसको इंटीग्रेट, क्योंकि जब हमारा टी जीरो है तो हीट डेवलप जीरो हो, जैसे इस फॉर्मूले से लग रहा है। इस फॉर्मूले टी जीरो है तो एच जीरो है, और किसी टाइम पे टी है, टाइम टी है, तो उस पर फिर जो है आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो जो डी एच है, इसको जब हम लिखेंगे इस इक्वेशन को, मान लीजिए इक्वेशन नंबर हमारा कितना आएगी 1 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इंटीग्रेट करेंगे अब डी एच को और लिमिट लेंगे 0 से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एच। हम इसको लिख दे रहे हैं सीधे बार बार, ताकि हमें कुछ और ना लिखना पड़े। तो ठीक है, अब इसको रखते हैं, लिमिट रखते हैं 0 से टी। हालांकि हमको पता है, चलिए 0 से लेकर के टी, इसको भी रहने दीजिए टी भी, क्योंकि टी की वैल्यू में दी हुई है, फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 to 1.0 मिली सेकेंड है। तो अब देखिए ये हो जाएगा v स्क्वायर अपान r इंटू डी टी। ठीक, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जो वैल्यू दी हुई है। अच्छा बेटा, एक बात मैं ये कहना चाहूँ, जैसे हमें वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज इज इक्वल टू, या सॉरी ई लिखिए यहाँ पर, E इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है 12 साइन 250 पाई टी। तो इसको हम जैसे होता है, हम लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको जो ई नॉट की जो वैल्यू है, ई नॉट की वैल्यू है वो कितनी है, ये 12 है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 250 पाई है। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तब निकलेगा आपको। इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। चलिए ठीक है, तो रहने दीजिए, ठीक है। इसको भी यहाँ पर v है, यहाँ पर v है, यहाँ पर चलिए v है, इसको मैं v लिखा हमने, इसको हम e लिख देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये हमें इसको लिख देते हैं, ये e लिख देते हैं। इसको भी हम ये e लिख देते हैं, ये इसको भी हम लिख देते हैं, ये e लिख देते हैं। तो और भी यहाँ पे v है, उसको e लिख दिए। कहीं जो हैबिट जिसकी रहती है, कभी कुछ लोग में से लिखने की हैबिट होती है, v लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ लोग e लिखते हैं, कुछ लोग और किसी लेटर में की तरह लिखते हैं बना करके, जो ई होता है, जो थोड़ा सा कर्व टाइप का लेटर होता है। चलिए ठीक है, तो उसको हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो जो वैल्यू पुट करेंगे हम, ये 0 से लेकर के हमारा टाइम कितना है टी है, जबकि टी हमारा कितना है, ये है हमारा 0 से लेकर के ये कितना है 1.0 मिली सेकेंड। इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ सेकेंड लिख सकते हैं। अब देखिए ई की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 12, इसका स्क्वायर करना 12 साइन ओमेगा टी, इसको अभी ओमेगा टी रहने दीजिए, इसका स्क्वायर इंटू डी टी अपान आर जो दिया हुआ है ये 100 है। तो अभी आर हमने आर की वैल्यू पुट कर दिया, आर हमें 100 दिया हुआ है, वी नॉट जो हमारा 12 है। तो देखिए बेटा, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये जो हो जाएगा, ये 0 से लेकर के 1.0 × 10⁻³ ये डेफिनेट इंटीग्रल है जो कि टाइम दिया है। तो ये हो जाएगा ये 12 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी अपान 100। ये हो गया, हमने वैल्यू पुट कर दिया, ई नॉट की वैल्यू पुट कर दिया, जो कि हमारा क्या है, ये 12 मिल रही है इस वाले इक्वेशन से। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, अभी हमने इसको ओमेगा टी ही रहने दिया है ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें आसानी रहेगी। आप लिख सकते हैं चाहे तो ओमेगा 250 पाई लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ठीक उसको हम बाद में लिखेंगे, थोड़ा सा हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, अब हम देखिए बेटा इसको लिख रहे हैं h इज इक्वल टू, अब देखिए 12 का स्क्वायर है और ये 100, ये दोनों कांस्टेंट है जिसको आप बाहर ले सकते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जब उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ठीक है, जो 12 चूंकि 12 का स्क्वायर है और 100 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाता है ये 144। 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144 अपान 100, और लिमिट 0 1 × 10⁻³ और ये हमारा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी।
देखिए सिर्फ मैथमेटिक्स का खेल इसमें है। अगर आप मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है, अच्छी तरह से फार्मूला याद आए तो बहुत आसानी से हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ये इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट करने कोई फार्मूला आपको नहीं बताया गया है, ना कोई फार्मूला आपको किताब में मिलेगा, इसलिए आपको एक डबल एंगल फार्मूले में इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। चलिए इसको हम कर लेते हैं। जो 144 है 12 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 144/100, और इसको ऐसे रहने दीजिए 0 से लेकर के 1.0 इंटू 10⁻³ और जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो ये बेटा हो जाएगा 1 - cos2 ओमेगा टी अपान टी। ये डबल एंगल फॉर्मूले में चेंज हो गया है, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 - cos2 ओमेगा टी अपान 2। ये कई बार मैंने बताया है, इसको देख लीजिएगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी या साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 - cos2 ओमेगा टी अपान 2, ये डबल एंगल फार्मूला कहलाता है ये। तो ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद लिमिट रखते हैं। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी यानी h विल बी इक्वल टू व्हाट, h विल बी इक्वल टू 144/100, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए अब 2 चूंकि इसके अंदर है, 2 को भी हम बाहर ले सकते हैं। चलिए 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 को भी हम बाहर ले लीजिए, इसको 2 को बाहर ले लीजिए। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे जब, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू डी टी हो जाएगा t, और ये हो जाएगा cos का होता है साइन 2 ओमेगा टी। क्योंकि 2 ओमेगा टी है इसलिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का कॉस का होता है कितना, 2 साइन कॉस का साइन होता है, लेकिन 2 ओमेगा टी है तो इसको डिफरेंशिएट करके नीचे लिखना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2 ओमेगा, और लिमिट जो आएगी 0 से t यानी t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ आ जाएगी। या सीधे 10⁻³ के 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये तो अब ये जो हमारा जो फार्मूला हो गया है 144 अपान ये हो गया है 200 हो गया है। कितना हो गया, ये 200 हो गया है। और ये जो हम लिमिट जब रखेंगे इसमें, हम ये देखिए बेटा, जब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो इसकी लिमिट कितनी है, t इज इक्वल टू 0 से लेकर के 10⁻³ तक। तो ये वैल्यू होगी, तो ये पहले हम क्या लिखते हैं, अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। क्योंकि अपर लिमिट 10⁻³ है, लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, तो सीधे इसको लिख दीजिए 10⁻³ 10⁻³ -0 होगा, लेकिन 0 कोई मतलब नहीं रहा, उसको छोड़िए। फिर ये 10 आखिर में इतना ही रिजल्ट आएगा, माइनस ये जो है साइन ओमेगा टी है तो इसकी वैल्यू रखिए साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितनी है हमारी 10⁻³ -3 -0, तो 10⁻³ -0 10⁻³ आएगा, और नीचे जो आएगा हमारा 2 ओमेगा आएगा। ये हो गया हमारा। तो ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, शायद नीचे दिखाई ना दे रहा होगा, उसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये कितना आएगा, ये इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसको। तो इतना समझ में आ रहा है ना, इंटीग्रेशन है बेटा। देखिए ये अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, तो जो वैल्यू लिखी जाती है जब लिमिट रखने के बाद, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 हमारी है, तो 10⁻³ -0, तो अल्टीमेटली 10⁻³ ही आएगा। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब चलिए ठीक है, उसको हम जो है ये देखते हैं, मिटा रहा हूं उसको मैं। चलिए इसको ऐसे रहने, क्योंकि हमें इसको इसे देखना है, इसको ऐसे रहने दीजिए। तो ये जो हमारा हो गया h की जो वैल्यू आई है, यानी h इज इक्वल टू ये 144/200 अपान -10⁻³ माइनस, अब जो ओमेगा रखा था बेटा उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगी ये साइन 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है 250 पाई इंटू 10⁻³ जो t है, स्मॉल t हमने टाइम रखा है, और नीचे जो हो गया हमारा 2 इंटू ओमेगा, तो 2 इंटू 250 पाई हो गया है। ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। तो ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो
थोड़ा सा इसमें देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे, ये इसको मैं बता देना चाहता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको जो करेंगे तो कितना होगा, इसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे 244 को ये करेंगे तो 2 7 14, ये हो जाएगा 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 7.2 हो जाएगा। ये उसको डिवाइड करके लिख दिए, वैल्यू इसकी रख दीजिए। और ये जो है तो सॉरी 0.72 नहीं होगा ये, इसको देखिए, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.72 हो जाएगा, 0.72 हो जाएगा ये। और नीचे इसको ऐसे रहने दीजिए 10 to the power -3। अब जो देखिए, इसको देखिए 2 sin 2 × 250 पाई × 10 to the power -3, तो देखिए 2 × 250 500 हो गया, तो 500 × पाई × 10 to the power -3। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इसको जो कि यहाँ पर अलग से कर दे रहा हूँ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। इसको जब सॉल्व करेंगे, यानी ये करेंगे यहाँ पे अलग से, मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा 500 पाई × 10 to the power -3। तो ये जो हो जाएगा इसकी वैल्यू साइन की, ये हो जाएगा साइन ये हो जाएगा हमारा 5 × पाई। तो इसको लिख सकते हैं 5 × पाई × 10 to the power -1, 10 to the power -1, क्योंकि ये दो जीरो से इसका 1 0 हमने काट दिया है। तो ये जो करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 × 500 है। तो जब इसको करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा साइन, पाई की वैल्यू रखिए तो रेडियन में है, जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्चुअली में साइन 90 डिग्री, क्योंकि पाई जो होता है, पाई इज इक्वल टू कितना होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो जब डिग्री में रेडियन में था उसमें चेंज कर दिए, और साइन 90 कितना होता है, ये 1 होता है। तो इसकी वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर, अपान ये जो हो जाएगा अपान 1/500 पाई, 500 पाई। हमारा इसको ना कैसे लिखा गया है। फिर बेटा इसमें मैथमेटिक्स और कुछ है नहीं इसमें। अगर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आपको याद होगा तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इसको जब देखिए पाई जो हमारा रेडियन में है ये, और 2 × 500 × 10⁻³ जब करेंगे तो π/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा। यानी इसको जब करेंगे हम ये, तो ये हो जाएगा साइन π/2, π/2 मीन्स साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको जो है सॉल्व कर कीजिए, आपको सारी वैल्यू आपको जो है ये मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, तो इसको इस तरह से करेंगे, यानी ये हो जाएगा 0.72 इंटू 10 to the power -3 -1/500 पाई। यहाँ पे पाई की वैल्यू रखिए 3.14, पाई की वैल्यू रखिए कितना, 3.14, तो 0.72 इंटू 10 to the power -3 -1/500 इंटू पाई। पाई की वैल्यू रखिए 3.14 पाई इज इक्वल टू 3. अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे नहीं कि 90 डिग्री रखेंगे क्योंकि वह एंगल था। अब इसकी जो पाई की जब एक्चुअल वैल्यू होती है 22/7 यानी 3.14, वो हमें लिखना है। तो इसको जब आप लिखेंगे तो देखिए, इसको मैं स्पेस थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इसको मैं ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, बाकी उसकी कोई हमें जरूरत ना है नहीं। तो देखा आपने कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी, मैंने इसको सॉल्व किया था, ये इसका जो वैल्यू आई थी, ये देखिए ये है, यानी h इज इक्वल टू 0.72 इंटू 10 to the power -3 -1/500 इंटू 3.14। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.61 इंटू 10 to the power -4 जूल आएगा। इतनी इसमें हीट डेवलप, इतना हीट डेवलप होगी। तो डायरेक्टली ले दिया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो इजीली हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये न्यूमेरिकल है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ये। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये न्यूमेरिकल आप समझ गए होंगे। देखेंगे बेटा, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स है, इसीलिए मैं बार बार मैं कहता हूँ कि अगर मैथमेटिक्स के सारे फार्मूले आपने याद कर लिया है, अलजेब्रा से लेकर के जो भी फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लॉग से लेकर के, इंडेक्स से लेकर के, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस, तो आपका बहुत
अच्छा स्कोर आपका स्कोर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है। इसलिए इसको जरा फार्मूले को याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने कैलकुलस बताया था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री नहीं बता पाया था, उसको भी मैं बताऊंगा किसी दिन। लेकिन उसको आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको सब आता होगा, सारे वैल्यू आते होंगे। अभी देखिए आगे आओगे सब क्वेश्चन में इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी देखने को जो है। तो ठीक है, इसको आप इस तरह से करने की कोशिश कीजिए, तो मेरे ख्याल से सब आपका हो जाएगा। ये इसको भी डाला उसको चाहे नोट कर लीजिए। अब यानी जो आंसर इसका आएगा, इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 2.61 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल आएगा। इतना हीट डेवलप होगी। इसको आप जो है नोट कर लीजिए। फिर इसको मैं मिटाता हूँ। ये ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूँ। गर्मी लग रही, फैन चला देता हूं मैं। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए रजिस्टर आर draws power P when connected to an AC source. If an inductor is now placed in series with the resistance such that the impedance of the circuit BZ, capital Z जो impedance है, then the power drawn will be। देखिए पहले एक सर्किट था जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 ये एक बार ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, ये भी 2-4 साल पहले की बात है। एक पहले देखिए सर्किट है जो एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस आर है, ये है। उसमें मान लेते हैं कि इसमें जो वोल्टेज है ये हमारी कितनी है, ये V है, ये RMS, ये हमारी इसमें आ रही है कितनी करंट आ रही है। चलिए ठीक है, तो इसमें है, इसमें कितना पावर डेवलप हो रहा है P, कितना पावर डेवलप हो रहा है P। फिर इसी सर्किट में क्या करा, इफ एन इंडक्टर इज नाउ प्लेस्ड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस के साथ एक इंडक्टर भी लगा दे रहा है, यानी सर्किट हमारा कुछ बन गया इस तरह से। सर्किट बन गया हमारा, ये हमारा है ये R, ये हमारा है L और सेम वोल्टेज है यानी VRMS है, VRMS। इसे मान लेते हैं पावर डेवलप कितना होगा, P डैश होगा। पावर डेवलप कितना होगा, P डैश होगा। तो अब दोनों केस में बताना है कि इसमें जो, अगर इसमें पावर डेवलप ये हो रहा है, पावर डेवलप अगर हमारा हो रहा है P, इसमें पावर डेवलप P डैश की वैल्यू कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, P R/Z, P R/Z का होल स्क्वायर, P √R/Z। तो ठीक है, चलिए करिए, कोई बात नहीं। पावर का देखिए एसी के केस में जो पावर का फार्मूला होता है P = VRMS इंटू IRMS cos phi, जहाँ पे cos phi क्या है, पावर फैक्टर है, cos phi इज पावर फैक्टर है। अब देखिए हमें I है, हमें I नहीं पता है तो हम I निकाल लेते हैं। इसमें जब I हम निकालेंगे तो ये VRMS, हमें इस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और I की वैल्यू जो होगी ये होगी VRMS/R, ये हमारी क्या है, ये IRMS है। और cos phi चूंकि हमारा रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में कितनी होती है, अगर प्योर रेजिस्टेंस तो पावर फैक्टर हमेशा 1 रहता है। वोल्टेज और करंट दोनों हमेशा केस में होते हैं, फेज में होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि P = VRMS का स्क्वायर/R लिख सकते हैं। इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो इसी के टर्म में लिखना है। अब इसमें आ जाइए सर्किट नंबर 2, जिसमें हमें क्या लगा हुआ है कि R और L लग गया है, जिसमें अब रेजिस्टेंस नहीं रहा बल्कि क्या रहा, अब इम्पीडेंस लगेगा, Z इम्पीडेंस।
इम्पीडेंस। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू होगी r² प्लस XL का होल स्क्वायर, ये होता है ये। अच्छा, इस केस में भी पावर का फार्मूला यही है, P इज इक्वल टू, अब P डैश लिखा तो इसको P नहीं बल्कि P डैश कहिए, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ठीक, अब इसमें देखिए cos फाई 1 नहीं होगा क्योंकि इसमें RL सर्किट है, ये रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टेंस भी सीरीज में लगा हुआ है। चलिए ठीक है, निकालते हैं इसको। ये अब P डैश इज इक्वल टू, अब IRMS को VRMS के टर्म में लिख लीजिए, VRMS इंटू इसको जो हो जाएगा VRMS, अब ये हो जाएगा Z नॉट R, ध्यान दें R है क्योंकि अब सर्किट में इम्पीडेंस आ गया है, रेजिस्टेंस नहीं है बल्कि क्या रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टेंस है, इसलिए उसमें Z है। इसमें लिखा हुआ है इफ एन इंडक्टेंस इज नाउ प्लेस्ड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस सच दैट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बी Z, इम्पीडेंस आ गया है। अच्छा, अब cos फाई जो होता है, cos फाई की जो वैल्यू होती है R/Z होती है, R/Z, ये तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे आप। cos फाई जो होता है किसी सर्किट में R/Z, जहाँ पे R रेजिस्टेंस है और ये Z क्या है, इम्पीडेंस है। तो जो P डैश हमारा हुआ है ये VRMS स्क्वायर इंटू R/Z का स्क्वायर हो गया, Z इंटू Z का स्क्वायर हो गया है। तो इसको अब इस तरह से लिखा जा सकता है क्या कि VRMS स्क्वायर इंटू R/Z, इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमें को क्या P डैश की वैल्यू P के टर्म में बतानी है, P डैश की वैल्यू कैसे बतानी है, P के टर्म में बतानी है। तो दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड कीजिए, तो जो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा P डैश अपॉन P इज इक्वल टू, ये कितना है, VRMS स्क्वायर इंटू R/Z स्क्वायर अपॉन, ये कितना हो जाएगा, V स्क्वायर RMS अपॉन R हो गया। तो इसको लिख सकते हैं कितना, V स्क्वायर RMS R अपॉन Z स्क्वायर, और ये जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये R अपॉन, ये हो जाएगा हमारा R अपॉन VRMS का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डिवाइड है, मल्टीप्लाई करके इन्वर्स हो जाता है ये। तो ठीक है, अब इसको काटिए, देखिए ये और ये तो कट गया, कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा आपका R इंटू R यानी R स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं कितना, R/Z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ठीक है, हो गया आपका। इससे देखिए अब जो हमारा P डैश हुआ, जो P डैश हुआ है, P डैश इज इक्वल टू, इसको दोनों को, इसको यहाँ लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ स्पेस, चलिए इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, भाई अब इसको देखिए, इन दोनों इक्वेशन को देखिए, जो हमारा आया है P डैश यानी P डैश अपॉन P इज इक्वल टू कितना आया है, R अपॉन Z का होल स्क्वायर, बस हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट P डैश इज इक्वल टू P इंटू R अपॉन Z का होल स्क्वायर, ये है। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें देखिए P ये तो नहीं होगा, ये P ये भी नहीं होगा, ये होगा R अपॉन Z का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तो ये इसका पूरा आंसर है। कुछ था नहीं बेटा, सिर्फ जो है इसमें
आपको फार्मूला लगाना है जो होता है इम्पीडेंस का, और वोल्टेज कैसे निकालते हैं, करंट कैसे निकालते हैं, सब कुछ आरएमएस दिया हुआ, सब कुछ किसमें दिया हुआ है। अगर नहीं मेंशन किया गया वोल्टेज और करंट को तो आरएमएस वैल्यू ही होती है ये, ठीक है। अगर मैक्सिमम वैल्यू मेंशन की तो मैक्सिमम वैल्यू आपको लिखना है। तो चलिए ठीक है, ये हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, इफ पावर फैक्टर इज 1 इन ए सीरीज आरएल सर्किट, कोई सीरीज आरएल सर्किट, इसका पावर फैक्टर में कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। उसी सर्किट में आर की वैल्यू 100 ओम है और फ्रीक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज है, तो एल की वैल्यू में बतानी है, यानी इंडक्टेंस की हमें वैल्यू बतानी है। इसमें दिया हुआ है पाई हेनरी, √3 अपान पाई हेनरी, पाई अपान √3 हेनरी एंड डी 2 पाई हेनरी, एच फॉर हेनरी, एच हेनरी है, ये इज द यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस, इंडक्टर की यूनिट, इंडक्टेंस की यूनिट है। चलिए ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं, उसको भी देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी किसी साल आया हुआ है ये। ये सारे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, इस तरह से बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये कह रहा है कि पावर फैक्टर इज हाफ इन ए सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट है, एक सर्किट हम ड्रा कर दे रहे हैं, ये आरएल सीरीज सर्किट है, इसमें जो है एक एसी सोर्स लगाया है, ये हमारा आर है, ये हमारा है, ये एल है, ये हमारा क्या है, एसी सोर्स है। इसमें दिया हुआ है आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 ओम दी हुई है, 100 ओम दी हुई है। तो बताना है एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी हुई है, और पावर फैक्टर हमें दिया हुआ है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर पीएफ कहते हैं, पीएफ इज इक्वल टू cos फाई इज इक्वल टू 1, ये हमको दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। चलिए ठीक है, उसको करते हैं। पावर फैक्टर की वैल्यू जो होती है, पावर फैक्टर की वैल्यू होती है cos फाई। तो अब आप जानते हैं कि चलिए ठीक, इसमें z भी निकाल सकते हैं हम, इसमें चाहे तो z भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको निकालने की ज़रूरत, अगर आपने प्रैक्टिस किया है, ठीक से पढ़ा है, तो cos फाई इज इक्वल टू हाफ, तो इससे पता चलता है फाई की वैल्यू कितनी हमारी है, फाई की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, क्योंकि cos 60 जो होता है, cos 60 जो होता है ये हाफ होता है, ठीक है। अच्छा, एक और फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चलिए ठीक है, उसको आगे थोड़ा सा हम इसका जो है फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये अगर हमारी देखिए आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट में तो ये हमारी हो गई क्या, ये हमारी है आई, और इसी के साथ हमारा क्या है, ये वी आर है, वी आर है ये। और वी एल जो हो जाएगी, करंट से क्या होती है, लीड करती है, वोल्टेज जो होती है इंडक्टेंस में करंट से क्या करती है, 90 डिग्री पर लीड करती है, तो ये हमारी हो जाएगी क्या, वी एल हो जाएगी, ये वी एल हो जाएगी, ठीक है। तो वी एल हो जाएगी। अब दोनों का फेजर सम ले लीजिए, फेजर सम निकालने के, चलिए इसको मिटा दिया मैंने, cos फाई cos 60 इज इक्वल टू हाफ होता है, ठीक है। इसको देखिए, इसका जो फेजर सम आएगा कुछ आएगा इस तरह से, ये है, ये हमारा हो जाएगा V, जो यहाँ पे हमें वोल्टेज हमें लगी हुई है, और ये एंगल हो जाता कितना, फाई। यही फेज डिफरेंस है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। देखिए ये वोल्टेज है और ये करंट है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये फाई फेज डिफरेंस है। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको हम करते हैं। ये इस फार्मूले से आपने इसको निकाल लिया है, तो आपने पढ़ा होगा इसमें, तो हमारी ये जो वैल्यू है, ये भी हमारी वी एल ही होगी। वी एल की वैल्यू होती है आई इंटू एक्स एल, और इसकी जो वैल्यू होती है आई इंटू आर होती है। तो इसे पढ़ा होगा आपने, tan फाई पढ़ा होगा आपने, tan फाई जो पढ़ा है आपने, ये क्या होती है, वी एल अपान वी आर, वी एल अपान वी आर पढ़ा है आपने। तो ठीक है, वी एल की वैल्यू कितनी होती है, आई इंटू एक्स एल, और ये कितना होता है, वी आर आई इंटू आर होती है। आई को कैंसिल कर दिए दोनों तरफ से, तो क्या बचा, ओमेगा एल, यानी एक्स एल बचा हुआ है, तो ये हो गया एक्स एल अपान आर बचा है।
तो इसको लिख सकते हैं एक्सएल को ओमेगा इंटू एल अपान आर लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो कि हर्ट्ज में दी हुई है, इसको लिख लीजिए 2 पाई एफ इंटू एल अपान आर। बस हो गया आपका क्वेश्चन। अब फाई की वैल्यू आपको 60 है, तो tan 60, अब देखिए यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, फाई इज 60 डिग्री, तो एक और फैक्टर से हमको मिल गई है, इसलिए tan 60 इज इक्वल टू, इसलिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, यानी ये एंगल जो आया हमारा फाई जो हमारा है 60 डिग्री है। कितना हो जाएगा ये 2 पाई एफ इंटू एल अपान आर। एफ की वैल्यू दी हुई है, एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 दी हुई है, तो 2 इंटू 50 100, ये हो जाएगा 100 पाई इंटू एल अपान आर, आर की वैल्यू भी 100 दी हुई है। और tan 60 जो होता है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 इज इक्वल टू √3, ये सब बेटा याद करना पड़ेगा आपको। tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। सर सबकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, देखा आपने, सिर्फ इसमें मैथमेटिक्स का चक्कर है और कुछ इसमें है नहीं। तो ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि नीचे शायद दिखाई नहीं देता है, तो ऊपर का जो मैं मिटा के अब डिस्क पे वैल्यू लिख रहा हूँ मैं इसको मिटा दिया मैंने, चाहे उसके यहाँ तक नोट कर लीजिए। tan 60 इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल अपान आर, पाई एफ की वैल्यू रखिए और एल की वैल्यू इससे पता चल जाएगी। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट कीजिए। ठीक, चलिए ठीक है, इसको भी ये है, और तो ये हो गया हमारा, यानी 100 पाई एल अपान 100 इज इक्वल टू √3, यही आया था tan 60 है, 60 जो आया था। तो ठीक है, हम इसी को लेंगे, सिर्फ इसी को लेंगे, 60 छोड़ दीजिए इसको। तो जब देखिए ये 100 और 100 कर दिया, तो जो L की जो वैल्यू आई है, L की जो वैल्यू आई है √3 अपान पाई है, यही हमारा आंसर है, यही हमारे इसका आंसर। देखिए इस तरह कोई आंसर है, इसमें कोई ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा है डी ऑप्शन है, तो इसके लिए क्या है ये ऑप्शन डी हमारा, ये क्या है ये ऑप्शन डी, ऑप्शन। ठीक है, इसको करने एक तरीका और भी हो सकता है कि ये तो ठीक है, इसको तो करने का तरीका दूसरा ये हो सकता है, इसमें देखिए पहले z निकालेंगे, जब z निकालेंगे तो z की जो वैल्यू होती है z स्क्वायर की, ये होती है r स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर होता है। और इससे हम देखेंगे जब हमें cos फाई दिया हुआ है, cos फाई इज इक्वल टू दिया हुआ है r बाई, सॉरी cos फाई इज r बाई, cos फाई इज इक्वल टू r अपान z दिया हुआ है, और ये कितना है ये हाफ, ये दिया हुआ है। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा z इज इक्वल टू 2r, यानी ये आ जाएगी 200 ओम आएगी। तो ठीक है, अब निकालिए इससे, तो z स्क्वायर है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो जाएगी ये 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू r 100 का स्क्वायर प्लस xl का स्क्वायर, xl का स्क्वायर। तो जो xl होगा, देखिए xl जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट निकाल लीजिए, इसका अंडर रूट निकाल वो कर लीजिए, ये हो जाएगा 4000 माइनस 1000, ये हो गई हमारी कितना, ये आएगी 30000। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगी यानी एक्सएल, फिर वही आएगा फार्मूला, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर वही वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से भी करना चाहें, मैं दूसरा एक ऑप्शन बता रहा हूँ, एक अल्टरनेटिव इसका है, यानी जो एक्सएल जो आया हमारा है, एक्सएल आया है ये 100√3 आया है, 100√3 आया है। तो ठीक है, 100√3 आया है, तो आप इसमें देखिए एक्सएल जो होती है 2 पाई एफ इंटू एल होती है, तो 100 पाई इंटू एल, तो 100 और 100 जिससे कट गया, तो जो एल बचा है फिर वही आया √3 अपान पाई, √3 अपान पाई। एंड ये से भी एक ऑप्शन, इससे भी कर सकते हैं, किससे भी, दोनों मेथड से कर सकते हैं आप। कुछ बच्चों ने इससे भी किया था, ज़्यादा बच्चों ने इसी मेथड को फॉलो किया था। थोड़ा सा ये है कि टाइम जो पहले बताया गया वो टाइम सेविंग मेथड है, टाइम इससे बच सकता है, कुछ टाइम बच जाएगा, आपको एग्जाम में टाइम ही बचाना होता है। तो ठीक बेटा, ये 3 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको ज़रा सा पढ़िए समझिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो ठीक है, बात के लिए इतना रहने दीजिए, फिर अगले टर्म पे देखते हैं। अब करीब करीब एसी में ऑल्टरनेटिंग करंट में सब कुछ हो गया है, या कुछ और मैं देखता हूँ, सिलेबस देखता हूँ क्या क्या पूछा, तो उसको भी देख करके मैं तो फिर दूसरा चैप्टर में शुरू करूँगा। और आप लोगों का बेटा कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे भी किसी से बहुत अच्छा लगेगा, आपको कभी सजेशन तो आएगी, उस फीडबैक के रूप में उसको लूँगा मैं, और उसको मैं कुछ अगर कहीं कोई इस तरह से शॉर्ट कमिंग है, डिफिशेंसी, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।